हेलो एवरीवन। आज है 7 अगस्त 2020 और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आज हमारे पास 4 आर्टिकल है डिस्कशन करने के लिए। तो सबसे पहला आर्टिकल है कोविड-19 एंड एजुकेशन। तो कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से शिक्षा के ऊपर बहुत भारी मार पड़ी है, ठीक है। तो कितना नुकसान हुआ है ऑन द ग्लोब, शिक्षा के सेक्टर में कितना नुकसान हुई है, तो मेंस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन पॉलिसी ब्रीफ एस्टिमेटेड, तो यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी में एक एस्टिमेट बताया गया कि 24 मिलियन से ज़्यादा बच्चे पेंडेमिक के वजह से स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, स्कूल ड्रॉप कर चुके हैं। और ये वो बच्चे हैं कि जो ऑनलाइन भी स्टडी मटेरियल नहीं कर पाते, ऑनलाइन भी तैयारी नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। द एजुकेशन फाइनेंसिंग गैप कुड ऑल्सो इंक्रीज बाय 33%। और लोगों के पास ये भी नहीं है, फाइनेंसिंग गैप भी है कि 33% लोग जो है इसके वजह से, फाइनेंसिंग गैप की वजह से, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक ने लोगों की जॉब्स वगैरह सारी चीज़ें छीन ली, सारी चीज़ें जो है लोग बेरोज़गार होते चले। तो 33% लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गारी की वजह से एजुकेशन से जो है गैप हो गए। द पेंडेमिक हैज़ इंक्रीज डिफरेंशिएट in assess the education, especially the low-income countries, as a transition to the digital mediums is difficult due to the lack of infrastructure and skill set of the। तो ये बातें तो हम देख रहे हैं कि सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ है वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इतना स्किल भी नहीं है कि डिजिटल मीडियम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो कुछ हाई इनकम कंट्रीज़ तो ये कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज़ है वो इस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे ही लोगों की है जो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे और चीज़ें जो है, बच्चे जो है पढ़ाई से बिल्कुल दूर है। तो अबाउट 1.6 बिलियन पीपल स्पेशली फॉर द पुअर कंट्रीज आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन अफेक्टेड। तकरीबन 1.6 बिलियन, यानी कि आप देख सकते हो 150, यानी कि 160 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्पेशली पुअर कंट्रीज़ के पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल दूर है। 160 करोड़, समझ रहे हो ये कितना ज़्यादा तादाद है। 160 करोड़ बच्चे अभी स्कूल से बिल्कुल दूर है ये वायरस की वजह से। तो अबाउट 86% ऑफ चिल्ड्रन एट द प्राइमरी लेवल हैव बीन लेफ्ट आउट द स्कूल इन द पुअर कंट्रीज कंपेयर टू जस्ट 20 इन द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब 86% जो है प्राइमरी लेवल विद्यार्थियों को पूरी तरीके से डिवास्टिंग है, और हाईली कंट्रीज़ के मुकाबला में ये 20% है। यानी कि हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके एजुकेशन को इन्हेंस कर पा रहे, लेकिन 86% प्रभावित है पुअर कंट्रीज़ में, जो देश गरीब है। 86% बच्चे वहाँ पर पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। और ये चीज़ें जो है, मतलब हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ 86%, 20% जो है इस चीज़ को कह लें कि उनको नुकसान है, बाकी 80% वो कवर कर पा रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन में उन पुअर कंट्रीज़ को हो रही है कि जो पहले से जो है उनका इकोनॉमी काफ़ी जो है चीज़ें इशूज़ चल रही थी। गर्ल्स young women more like to the disproportionately affected as school crushes make them the more vulnerable to child marriage early pregnancy। चूँकि हम देखते हैं हमारे देश में एक काफ़ी सारी चीज़ें जो है पहले से जो है कुरीतियाँ हैं, और अब क्या है कि शिक्षा उस चीज़ को निवारण कर सकती है, शिक्षा में समाधान है। लेकिन अब क्या होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद फाइनेंशियल गैप होने की वजह से लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दी जाएगी, और फिर एक तरह का प्रभाव ये भी होगा आने वाले टाइम में जो चीज़ हमारी जो कुरीतियाँ हैं वो आगे चल करके उसमें और इजाफा हो सकता है। अगर शिक्षा से इस तरीके से, अगर पुअर बैकग्राउंड के रूरल इलाके के अगर बच्चे अगर पढ़ाई से दूर हुए तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो पोस्ट कोविड-19 देखिए क्या है, 24 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम द प्री प्राइमरी टू टेरिटरी स्कूलिंग में ड्रॉप आउट ऑफ द। तो ये चीज़ें है कि बच्चे 24 मिलियन बच्चे जो है मुमकिन है कि इकोनॉमी फैक्टर की वजह से जो है आगे भी जो है अपने को पढ़ाई को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट रिटर्निंग टू स्कूल, तो ये चीज़ें तादाद बढ़ जाएगी, जो बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले हैं उसकी तादाद और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एस्टिमेट बताया जा रहा है। तो इवन द स्टूडेंट नॉट ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, लर्निंग लॉसेस स्कूल सेवरली स्पेशली इन द फाउंडेशनल ईयर्स। तो ये चीज़ें होगी। इट इज एस्टिमेटेड एट 33% ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग क्लास 3 could result in 72% स्टूडेंट फॉलिंग बिहाइंड देयर peer इन क्लास 10 अल्टीमेटली लीडिंग टू देम बीइंग ड्रॉप्ड आउट ऑफ एजुकेशन। तो कहा जाता है कि एक ब्रेक हो गया बच्चों का पढ़ाई पूरी तरीके से, और फिर अगर फाउंडेशन जैसे कह लें कि जो बच्चों का एक जो प्राइमरी स्टेज होता है वो एजुकेशन का फाउंडिंग स्टेज है, ठीक है। तो अगर बुनियाद अगर अच्छा नहीं रहा तो आगे बच्चे फिर जो है एजुकेशन में काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो तकरीबन ये अनुमान बताया जा रहा है कि 33% ब्रेक एजुकेशन कुड रिजल्ट इन 72% स्टूडेंट्स फॉलिंग बिहाइंड देयर पास्ट इन क्लास 10। तो ये था पहला आर्टिकल। तो दूसरा आर्टिकल है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये क्या है, मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं, और ये प्रीलिम से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं।
तो देखिए, इंडिया इज प्लानिंग टू हाईलाइट द पाकिस्तान डिसफॉर्मल द परफॉर्मेंस टेक द कंट्रीज स्टेप द टेरर द फाइनेंसिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एट द अपकमिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टू मीटिंग। तो भारत का ये कोशिश था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत को बेनकाब किया जाए, टेरर फंडिंग पर जो वाच करती है, जो एक इंटरनेशनल वाच डॉग है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल वाच डॉग है जो टेरर एक्टिविटी के फंडिंग को वाच करती है कि कहाँ चीज़ें किस तरह से चल रही है। तो पाकिस्तान को ये बेनकाब करने का ये भारत की जो कोशिश थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जाए, तो इसके लिए जो है जैसा हमने सोचा था वो नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी द FATF ग्रे, तो ग्रे लिस्ट में पहले से मौजूद था। तो हमारी कोशिश ब्लैक लिस्ट के लिए थी, हमारी कोशिश ब्लैक लिस्ट के लिए थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल अभी नहीं हो पाया। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया? ये पॉसिबल चाइना की वजह से नहीं हो पाया। तो इंडियन एजेंसीज आर शेयरिंग द डिटेल ऑफ पुलवामा अटैक टू अदर FATF मेंबर्स वेयर पाकिस्तान हैज़ अ रोल एंड इट्स इनेबिलिटी टू एक्ट अपॉन मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक। तो हमारे देश से पुलवामा अटैक के काफ़ी सारे डिटेल्स वगैरह FATF मेंबर्स को दिए गए ताकि ये प्रूफ किया जा सके कि इसमें पाकिस्तान की साजिश थी और ये टेरर एक्टिविटी थी, जो कि पाकिस्तान हमारे देश में टेरर एक्टिविटी करने वाले लोगों को फंडिंग करता है, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की जानी चाहिए। तो हमारी तरफ से कोशिश की गई और USA हैड रेस्पेक्टिवली आस्क्ड पाकिस्तान टू एक्ट 26/11 यानी कि 26/11 जो घटना USA में जो हुई थी, मास्टरमाइंड लाइक हाफिज सईद, बट पाकिस्तान को नॉट टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये चीज़ें चल रही है कि बहुत सारे जो मास्टरमाइंड टेरर एक्टिविटी करने वाले जो कि हाफिज सईद सरेआम जो है पाकिस्तान में जो है चीज़ें लेकर के घूमते फिरते और फिर जमातुल दावा ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाता है। इसके वजह से FATF को लेकर ये कंसर्न होनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदियाँ हो। तो FATF क्या है? इट इज़ ए ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। तो प्रीलिम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो कि FATF एक मनी लॉन्ड्रिंग जो करती है, जो एक टेरर मतलब गलत क्राइम एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये इंटरनेशनली वॉच करती है और उनको जो है पर्दाफाश करती है। तो ये चीज़ की जाती है और जो कंट्री इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है या फिर टेरर एक्टिविटी करने वाले लोगों को या फिर उस ग्रुप को सपोर्ट करती है, तो उनके ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाई जाती है, ब्लैक लिस्ट उनको किया जाता है FATF के द्वारा। तो इट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एट दैट एम टू प्रिवेंट दिस इलीगल एक्टिविटीज़ को सेव करना है एंड ऑल्सो परस्यूड द कंट्रीज टू अडॉप्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इट मेंटेन ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। तो इसका ये मेंटेन करता है ब्लैक लिस्ट। तो आप कहेंगे कि ब्लैक लिस्ट में अगर किसी देश को कर दिया जाए तो इससे उसका क्या नुकसान होगा? देखिए, बहुत सारा नुकसान है। अगर किसी भी देश को FATF के द्वारा ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया तो ये FATF का ये कंसर्न होगा कि अब कोई देश उसके साथ व्यापार यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर देगी, और जब किसी देश के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद कर देगी और फिर खासतौर से अमेरिका जैसा देश अगर बंद कर दे तो उस देश का फिर काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती है। तो पहले से ही देख लीजिए कि करेंटली नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है और ये चीज़ें काफ़ी हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में काफ़ी गरीबी भी है और किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा है और किसी के पास नहीं तो बहुत ज़्यादा गरीबी भी हो। तो नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी आइसोलेटेड है, ईरान का भी आइसोलेटेड है। तो आप देख सकते हैं ईरान और नॉर्थ कोरिया की स्थिति अभी क्या बनी हुई है। ठीक है, तो FATF सेक्रेटरिएट इज लोकेटेड और द OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस। तो इनका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। इंडिया ज्वाइन इन 2010 एज ए मेंबर कंट्री ऑफ FATF। तो भारत जो है 2010 में FATF के कंट्री का मेंबर चुना गया था, मेंबर ज्वाइन किया। तो अगला आर्टिकल है EWS रिजर्वेशन। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, ये आर्टिकल आप मेंस GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो संविधान में 10% ये सरकार ने ये 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की बात की थी। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो सरकार का ये अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 15 और 16 में था। तो ये चेक करेगी, सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगी कि ये अमेंडमेंट सही है या फिर इसको रिपेल कर देना चाहिए। तो देखिए क्या क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट देखेगी। पहला क्राइटेरिया ये होगा कि इकोनॉमिक बैकवर्ड ये होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अगर 10% अगर रिजर्वेशन दिया जाता है, कोटा दिया जाता है, तो पहले ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि वाकई में वो इकोनॉमी वीकर सेक्शन से ही बिलोंग करते हैं। तो ये पूरी तरीके से प्रूव्ड होनी चाहिए। और दूसरा ये होना चाहिए कि 50% जो सेलिंग है, यानी कि एक केस इंदिरा साहनी केस में ये तय की गई थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो 50% तो पहले से इकोनॉमी रिजर्वेशन दिया जा चुका है। तो 50% से अगर 10% अभी अगर इकोनॉमी वीकर सेक्शन को दिया जाएगा तो 50 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इंदिरा साहनी केस का वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो रिपील हो सकता है। तो इसको वो ठेस पहुंचा रहा है। तो 50% तो ये चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट। दूसरा ये होगा कि जो संशोधन 15 में और 16 में किया गया है, तो ये स्कीम के तहत क्या ये चीज़ें सही है, तो ये चीज़ें कंसर्न में रहेगी। तो हु विल कवर अंडर दिस। तो देखिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर कौन लोग आता है। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने एक फैमिली की अगर इनकम साल में 8 लाख रुपया है, ठीक है, और 5 एकड़ खेती बाड़ी ज़मीन है उनके पास, तो ये जो है उनके क्राइटेरिया में आते हैं। यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में
8 लाख अगर सालाना एक फैमिली की इनकम है और 5 एकड़ ज़मीन है खेती बाड़ी के लिए तो वो आते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 1000 स्क्वायर फीट अगर घर है म्यूनसिपैलिटी एरिया में तकरीबन 100 यार्ड का प्लॉट है और 200 यार्ड जो है ऐसा ज़मीन है कि जिस पर नन एक्टिविटी की जाती है। तो अगर वो इलाका अर्बन में है तो 1000 फीट या 100 यार्ड मतलब 100 गज, तो इतना ज़मीन अगर है उसके पास तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। देख सकते हैं ये पैरामीटर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए सरकार ने जो तय किया था, तो देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो पैरामीटर है कितना ऊपर लेवल का है। ठीक है, तो हाउ कैन इट अफेक्टेड द बैकवर्ड कास्टेस, तो बैकवर्ड कास्टेस को कैसे ये प्रभावित कर सकता है। तो देखिए पहले से जो ST SC ST OBC को जो दिया गया है 27% OBC को है और फिर ST SC को जो है बाकी का कोटा दिया गया, तो इसको इनका एग्जिस्टिंग पर जो है सवालिया निशान हो जाएगा। तो दूसरा यह है कि बट इट इन अफेक्ट सीट शेयर एसरेबल टू कैटेगरीज EVS कोटा इज कार्व्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग मेरिट कोटा। तो देखिए जो कोटा जो पहले से चूँकि ये बढ़ जाएगी तो काफ़ी और भी कैटेगरीज वाले लोगों को काफ़ी मसला हो जाएगा। तो लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग द बैकवर्ड क्लासेस वुड गेट सिलेक्टेड कंपेयर टू द प्री इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन सिस्टम। तो बैकवर्ड क्लासेस को देखिए रिजर्वेशन को लेकर आप पहले ये बात समझ लें कि रिजर्वेशन किसी को दी की जाती है। रिजर्वेशन इसलिए दी जाती है कि एक व्यक्ति जो समाज में काफ़ी लंबे टाइम से पिछड़ा हुआ है, वो काफ़ी उनको दबा करके रखा गया है, तो अब वो इतना दबा हुआ है कि सोसाइटी में उनका स्थान बहुत नीचे है। तो सरकार क्या करती है कि उनको उठाती है, उनको आगे लाती है। उनको आगे लाने के लिए क्या करती है, उनको रिजर्वेशन देती है। तो रिजर्वेशन का टूल्स है किसी एक व्यक्ति जो पहले से काफ़ी लंबे टाइम से सप्रेस चलते चले आ रहे थे, तो उन सप्रेस चलते चले आ रहे व्यक्ति को ऊपर लाना मकसद था। लेकिन अगर ऐसे लोगों को अगर रिजर्वेशन यानी कि जनरल कैटेगरी वाले को अगर रिजर्वेशन दी जाती है तो रिजर्वेशन का जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसको ठेस पहुंचती है और ये क्राइटेरिया को जो है काफ़ी जो कह लें कि काफ़ी सारे जो सेक्शन को जो है रिजर्वेशन दिया गया उसको काफ़ी दिक्कतें होने की जो है काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। दूसरा ये है कि देखिए क्राइटेरिया जो सरकार ने रखा है तो ये पैरामीटर फिर से आप डिफाइन करना पड़ेगा कि सप्रेस किसको कहा जाए, किस व्यक्ति को किस सेक्शन को माना जाए कि वो जो है आर्थिक तौर पर जो है पिछड़ापन है। और ये जो सरकार ने 8 लाख का जो पैरामीटर तय किया और फिर 5 एकड़ ज़मीन कृषि वाला और फिर उसके बाद जो है 1000 फीट म्यूनसिपैलिटी इलाके में और 100 गज का ज़मीन, तो ये जो क्राइटेरिया सरकार ने तो इकोनॉमी वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया ये रखने का यही क्यों है, मतलब ये कैसे सरकार ने तय कर लिया कि 8 साल अगर जो है फैमिली की इनकम से अगर कम है तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आता है। तो ये सब कंसर्न शुरू हो जाएगी और ST SC को जो है मसला हो जाएगा। और फिर पहले से जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको भी काफ़ी सारे जो है स्ट्रगलिंग हो जाएगी और समाज में एक तरह का कह लें कि काफ़ी सारे लोगों में ये जो है आगे भी समस्या पैदा कर सकती है। तो ये था आर्टिकल्स। और आर्टिकल है जल जीवन मिशन। तो मेंस GS पेपर 2 सोशल जस्टिस से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल सरकार देखिए जल जीवन मिशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है। तो ये स्कीम को लेकर वेस्ट बंगाल सरकार ने ये बात की है कि 100% इस स्कीम को वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट किया जाएगा और एक एक घर यानी कि 100% वेस्ट बंगाल में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। घर घर जो है 2024 तक नल पानी और नल की व्यवस्था की जाएगी। घर घर वेस्ट बंगाल सरकार ने जल जीवन मिशन को कंप्लीट करने का 2024 तक इसको पूरी तरीके से 100% वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट करने का कंसर्न लिया है। तो इसके रीजन क्या है, वजह आप देख सकते हैं। द रैपिड अर्बनाइजेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैव मेड द सिचुएशन वर्स इन द कास्ट स्टेट। तो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रही है, लोग जो है आबादी बढ़ती चली जा रही है और ग्राउंड वाटर जो है काफ़ी एक्सप्लॉयट हो रहा है, काफ़ी नीचे चलता चला जा रहा है। तो ऐसे में सिचुएशन आने वाले वक्त में राज्यों में, कई सारे राज्यों में काफ़ी वर्स होने वाला है, काफ़ी दुखदायी होने वाला है। तो पानी की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए स्कीम को अगर ऐसे स्कीम को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरा ये रीजन है कि सेवरल रीजन इन द स्टेट हैव द वाटर हाई प्रॉपर्टीज ऑफ आर्सेनिक एंड फ्लोराइड दैट इज द असेंटिंग द हेल्थ पीपल। तो काफ़ी सारे जो लोग जो है पानी के अभाव में कई सारे जो आर्सेनिक फ्लोराइड जो गंदे जो चीज़ें हैं जो पानी से गंदी मतलब जो है वाटर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ को लेकर काफ़ी कंसर्न जो है पैदा हो जाता है। सो द स्टेट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड द पोर्टेबल द वाटर सिटीजन थ्रू द पाइप द वाटर। तो सरकार ने यानी कि राज्य सरकार वेस्ट बंगाल ने जो कंसर्न लिया है काफ़ी अच्छा है, नागरिकों को अच्छा और शुद्ध पानी जो है प्रोवाइड करवाना। तो ये स्कीम काफ़ी अच्छा रहेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है इसको वेस्ट बंगाल इंप्लीमेंट करेगी 100%, तो काफ़ी बेहतर स्कीम रहेगा। तो 8% ओनली 2.19 लाख हाउस होल्ड हैव द टेप कनेक्शन और 1.63 करोड़ हाउस। तो देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में सिर्फ और सिर्फ एक 1.63 करोड़ आबादी में 1.63 करोड़ आबादी में यानी कि रूरल आबादी की बात हो रही है, तो तकरीबन 2.19 लाख लोगों के ही घर में जो है नल है, मतलब टेप है। देख सकते हो तो काफ़ी दिक्कतें हैं। तो इसको अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि जापानीज इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, तो ये जो बीमारियां हैं ये पानी से, खराब पानी के पीने की वजह से ये सब बीमारियां होती है। जापानीज इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये सब बीमारियों को अगर स्वास्थ्य को लेकर ये अगर पानी को अगर ठीक कर दिया जाए तो ये सब बीमारियों से बचा जा सकता है। तो देखिए इनिशिएटिव क्या है, सेफ एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर इन हाउस होल्ड परमिसेस इन एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ रूरल पीपल्स टू द कंट्रोल वाटर बॉन्डेज। तो वाटर से संबंधित जितने बीमारियां हैं जो
खासतौर से रूरल इलाके के लोगों को जो है होती है, तो इससे जो है बचा जा सकता है अगर 100% इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर दी जाती है। तो इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर रूरल वुमेन कैन स्प्लिट द रूरल इकोनॉमी ऑफ स्टेट। तो इससे जॉब भी प्रोवाइड होगी अगर इस चीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, तो वुमेन भी एम्पावर होगी स्टेट में। हाउस होल्ड कैन कनेक्शन इन रूरल एरियाज विल अंडर द बर्डन ऑफ द फेचिंग वाटर। देखते हैं कितना बर्डन होता है। औरतें जो है एक एक नल से लंबा लाइन लगी रहती है, 10, 15, 20, 50, 100, और जो है एक एक करके पानी लेती रहती है। और कई बार जो है झगड़ा भी हो जाता है पानी के, जहाँ पर पानी नल होता है और नल के 100 से ज़्यादा लोग कतार में लगे हुए हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा लोग कतार में लगे हुए हैं, तो क्या होता है कई बार झगड़ा हो जाता है कि पहले हम। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है खासतौर से जो रूरल इलाके में, तो ये चीज़ें नहीं होगी। अगर घर घर नल पहुँच जाए तो ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर स्ट्रेस सिचुएशन लाइक थ्रू द ड्राउट द कंट्री। तो जो सूखे की स्थिति बनने वाली है, जो काफ़ी सारे जो कंसर्न आने वाले टाइम में जो चुनौती पैदा होगी, तो इसके लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। तो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस के बारे में देखिए, नीति आयोग का भी रिपोर्ट आया था। नीति आयोग ने बताया था कि नीति आयोग का रिपोर्ट ये था, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये प्रीलिम्स में याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बताया गया था रिपोर्ट में कि तकरीबन क्या सीरियस कंडीशन है वाटर की आने वाली हमारे देश में। तो 21 इंडियन सिटीज, जैसे कि हमारे देश के 21 शहर है, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कुल फेस डे 0 सून, यानी कि आने वाले वक्त में यहाँ पर वाटर की क्राइसिस बहुत ज़्यादा भयावह होने वाला है। डे 0 रिफर टू द व्हेन द प्लेसेस लाइक टू द हैव ड्रिंकिंग वाटर ऑफ। तो यहाँ पर पानी पीने की जो है सुविधाएं काफ़ी जो है लो हो जाएगी आने वाले वक्तों में। तो एज पर द रिपोर्ट 75% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड डू नॉट हैव द ड्रिंकिंग वाटर ऑन परमिट अबाउट द 81 ऑफ रूरल हाउस होल्ड डू नॉट हैव द पाइप वाटर सेट। तो 75% हमारे देश के लोगों के पास जो है ऐसे पानी, साफ़ सुथरा पानी नहीं है पीने के लिए, और 84% ऐसे हैं रूरल इलाके में जिनके पास पाइप वगैरह नहीं है। समझ रहे बात, यानी कि पानी, साफ पानी का काफ़ी कंसर्न है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 82 मिलियन पीपल ऑफ इंडिया लिविंग द 12 रिवर बेसिन अक्रॉस द कंट्री एंड दे हैव पर कैपिटा वाटर लेवल क्लोजर टू द लोअर देन द 1000 मीटर टू। तो कह रहे हैं कि 820 मिलियन की आबादी हमारे देश की जो 8 रिवर बेसिन के करीब में रहती है, यानी कि नदियों के किनारे बसती है, इनका पर कैपिटा वाटर कैपेबिलिटी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। तो इट इज़ द ऑफिशियल थ्रेशोल्ड ऑफ द वाटर सिक्योरिटी ऑफ द फ्रेमवर्क। तो हम देख सकते हैं इंडेक्स में बताया जा रहा है कि हमारे 21 शहरों में आने वाले वक्त में 2024-25 तक काफ़ी वाटर की क्राइसिस हो सकती है। तो इसको लेकर काफ़ी कंसर्न होना चाहिए। तो सरकार ने जो स्कीम भी निकाली, तो उसका मकसद भी है कि वाटर की अवेलेबिलिटी को जो है और जो चुनौतियाँ हैं आने वाले वक्त में उसको ठीक किया जाए। तो अबाउट द मिशन के बारे में जान ले। जल जीवन मिशन क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना करके सरकार ने इसको उसके अंदर रखा है, और मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ये। और 2024 तक जो है सारे हाउस होल्ड को जो है टेप वाटर जो है प्रोवाइड कराना है। और इसका अप्रोच यही है कि मेकिंग एवरीवन प्रायोरिटी, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या होगा इसका? डेवलपमेंट ऑफ विलेज पाइप वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड। तो गांव में नल वाला पानी जो है प्रोवाइड कराना, ये स्कीम का मकसद है। डेवलपमेंट ऑफ रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज एंड एजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्सेज टू द प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वाटर सप्लाई। तो वाटर से जितनी भी समस्याएं हैं, जो लॉन्ग टर्म समस्याएं पैदा हो सकती है, उसको टैकल करना है। तो बल्क वाटर ट्रांसफर ट्रीटमेंट प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो क्रिएटेबल रूरल हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। तो ये सब आप देख सकते हो कि स्कीम का ये मकसद है। तो ये था आज का पूरा आर्टिकल्स। आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।